गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीएमए फाउंडेशन प्रैक्टिस सेशन अकाउंट्स में एक बार फिर स्वागत। आज प्रैक्टिस सेशन 9 चैप्टर है कंसाइनमेंट। छोटा सा सेशन है बट ऐसा सेशन है जिससे पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा एकदम फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। हर पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। डन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कंसाइनमेंट चैप्टर का ये रहा। The owner of consignment stock is, consignment stock का मालिक कौन माना जाएगा? कंसाइनर, कंसाइनी, कस्टमर, none of the above। यस, दर्श सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को पक्का करना है ये रिवीजन। वीडियो के साथ साथ ये देख लोगे तो कंक्रीट रिवीजन, फिर सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। गुड कृषि, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कंसाइनर स्टॉक का, कंसाइनमेंट स्टॉक का ओनर कंसाइनर होगा। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज कंसाइनर। कंसाइनमेंट में हम लोग क्या सीखे थे? कंसाइनर अपने बिजनेस के मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो गुड्स अपनी नॉर्मल टेरिटरी से बाहर भी सेल करना चाहता है। उसने क्या किया, एक एजेंट अपॉइंट कर लिया। वो कंसाइनी, एजेंट का नाम कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा और कंसाइनी ये गुड्स सेल करेगा टू कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। जब तक गुड्स बिकेगा नहीं तब तक मालिक कंसाइनर माना जाएगा। जैसे ही गुड्स बिक जाएगा कस्टमर को, उसके बाद मालिक कस्टमर बन जाएगा। तो जब हम गुड्स सेंड करेंगे देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जब कंसाइनी सेल करेगा देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता तब तक ओनर हमेशा कंसाइनर माना जाएगा। अगर कंसाइनी के पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है, उसका मालिकाना हक हमेशा कंसाइनर का है, उसको कंसाइनर अपना स्टॉक बोल के दिखाएगा। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझते जाए, सुनते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, कंसाइनमेंट अकाउंट इज, वेरी गुड दिनेश, कंसाइनमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। रियल, नॉमिनल, पर्सनल, नन ऑफ द अबव। थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिकल बहुत सिंपल हो जाएगा। इंद्र, सारे बच्चे बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रथम, सारे बच्चे बोल रहे हैं चार्जर। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नॉमिनल अकाउंट है। सर कंसाइनमेंट अकाउंट इस बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है। सर प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सर प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए अगर ये अकाउंट यूज होता है तो ये एक कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी, नॉमिनल अकाउंट। अब सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करूं, कंसाइनमेंट की दो पार्टी है, कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है, कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है। कौन से अकाउंट बताओ? दो अकाउंट, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए बनाया गया अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनी अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेमिटेंस की, कितना रुपया कंसाइनी से लेना है, तो ये अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ऑन दी अदर एंड कंसाइनी बनाता है एक कंसाइनर अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। कमीशन उसके लिए इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनर को उसको पैसा रेमिट करना है, वो एक पर्सनल अकाउंट। तो ये चार अकाउंट मेनली बनते हैं। एक और होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि स्टॉक का मूवमेंट का अकाउंट है, विच इज अ रियल अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर बनाता है। ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट का नेचर आपसे पूछा जा सकता है, आपको हर अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंट सेल्स इज सेंट बाय। अकाउंट सेल्स कौन किसको भेजता है? अकाउंट सेल्स इज सेंट बाय, नंबर ए डेटर टू कंसाइनी,
नंबर बी कंसाइनी टू डेटर, नंबर सी कंसाइनर टू कंसाइनी, नंबर डी कंसाइनी टू कंसाइनर। अकाउंट सेल्स कौन किसको सेंड करता है? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अकाउंट सेल्स भेजेगा कंसाइनी कंसाइनर को। सर कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में दो मेन डॉक्यूमेंट्स हमने सीखा, एक प्रोफोर्मा इनवॉइस, दूसरा अकाउंट सेल। अगर प्रोफोर्मा इनवॉइस की बात करूं तो प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, जहां पर वो सारी डिटेल रिलेटिंग टू गुड्स लिख के भेज देता है कंसाइनर कंसाइनी को। फिर कंसाइनी पूरे पीरियड में गुड सेल करता है और सेल करने के बाद पीरियड के एंड में कंसाइनर को हिसाब भेजता है। ये जो कंसाइनी हिसाब भेजेगा ये भेजेगा अकाउंट सेल्स में, तो अकाउंट सेल्स भेजता है कंसाइनी कंसाइनर को। आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। वेरी गुड विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कमीशन प्रोवाइडेड बाय कंसाइनर टू द कंसाइनी to promote credit sales is known as ordinary commission, special commission, overriding commission, del creditor commission। क्रेडिट सेल्स बढ़ाने के लिए कौन सी कमीशन दी जाती है? पूरा रिवीजन करके आए हैं आप लोग, वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए जो कमीशन कंसाइनर एक्स्ट्रा देता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। हमने 3 कमीशन के बारे में पढ़ा था। ऑर्डिनरी कमीशन, आप मेरे बिहाफ में गुड सेल कर रहे हो उसके लिए हम आपको कमीशन देंगे, नॉर्मल कमीशन। दूसरा था ओवरराइडिंग कमीशन, अगर कंसाइनी मेहनत करे, गुड्स अच्छे प्राइस पर बेचे, ज्यादा गुड्स सेल करके हमको दे, तो उसको इंसेंटिव देने के लिए जो कमीशन देंगे वो होगा ओवरराइडिंग कमीशन। तीसरा डेल क्रेडिटर कमीशन, कंसाइनी बहुत सारे कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पर सेल करता है, कंसाइनर को हमेशा डर लगता है कि ये क्रेडिट सेल हो रहा है ये जेन्युइन सेल्स है या नहीं। जेन्युइन सेल्स का मतलब इसका पैसा रियली आ जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मली जो रिस्क ऑफ लॉस होता है वो हमेशा कंसाइनर का होता है। तो कंसाइनी क्या करता है, बहुत बार ऐसे गुड्स सेल कर देता है जो गुड्स सेल तो कर दिया बट उसका पैसा फ्यूचर में रिसीव नहीं होगा, गलत लोगों को गुड्स सेल कर दिया। तो इस केस में कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को बोलता है तू क्रेडिट सेल कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूं, बट तू ये ध्यान रखना क्रेडिट सेल करने के बाद कलेक्शन तुम लेके आएगा, उस कलेक्शन के लिए हम तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है ये बैड डेट रिस्क को शिफ्ट करने के लिए, क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए। और क्रेडिट सेल्स कौन सी, जेन्युइन क्रेडिट सेल्स, फ्यूचर में पैसा आ जाएगा। ऐसे कमीशन को हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। एक बार डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया, अब अगर बैड डेट हुआ तो वो रिस्क कंसाइनर का नहीं है, वो रिस्क कंसाइनी का है। बैड डेट का लॉस कंसाइनी भुगतेगा, कंसाइनर बैड डेट का लॉस नहीं। वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया बी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज अनअवॉइडेबल and should be spread over entire consignment while valuing closing stock या consignment stock। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड लिपि, वेरी गुड रितिका एंड लिपि, वंडरफुल। Cash is unavoidable and should be spread over the entire consignment while valuing the consignment stock।
सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा बी, नॉर्मल लॉस। आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। गुड से रिलेटेड दो लॉस हो सकते हैं, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो है वो गुड्स के नेचर के कारण होता है, जिसको आप रोक नहीं सकते। ये जनरल लॉस है जो सारे लोगों के साथ होता है जो उस बिजनेस में इंगेज्ड है। जैसे लिक्विड का एवापोरेट होना, ये कोई रोक नहीं सकता, ये थोड़ा बहुत होगा ही। इतना नुकसान आपको पहले से ही दिमाग में लेकर चलना होगा। नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल नेचर का लॉस है, और नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये हमने कभी खरीदा ही नहीं था, हमारा गुड्स का क्वांटिटी कम करके हम लोग इसको कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो नॉर्मल लॉस को हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर आपको याद हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जैसे ही आप नंबर ऑफ यूनिट कम करते हो, अपने आप आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है और वो आपके कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस ऑन दी अदर हैंड ऐसा लॉस है जो अवॉइडेबल नेचर का है, जो गुड्स के नेचर के कारण नहीं हुआ, किसी अनसर्टेनिटी के कारण हुआ, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, एक्सेट्रा। ये एबनॉर्मल लॉस कभी भी आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हो। ये एबनॉर्मल लॉस को हम लोग लॉस बोल के पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो यहां जिस लॉस की बात हो रही है वो नॉर्मल लॉस है, जिसको कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है बाय स्प्रेडिंग इट ओवर टू दी टोटल कंसाइनमेंट। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pro forma invoice is a statement of information in the firm of invoice prepared by dash to appraise the dash about certain essential particulars of the goods। बोल रहा है प्रोफोर्मा इनवॉइस में गुड्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहती है जो कौन किसको देता है, कौन किसको देता है। करेक्ट रितिका। सर आपने डिस्कस कर दिया सर, कंसाइनमेंट में प्रोफोर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स। प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, तो सर यहाँ पे आंसर होगा सी। सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। प्रोफोर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर टू अप्रेज द कंसाइनी अबाउट एसेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ध्यान से, ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आपको आंसर करना है। In case of del creditor commission provided by consignor to consignee, bad debt is a loss of। अगर del creditor commission प्रोवाइड किया है तो bad debt का नुकसान माना जाएगा। वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया है तो अब बैड डेट हुआ भी तो वो नुकसान कंसाइनी का होगा, वो कंसाइनर बियर नहीं करेगा। द करेक्ट आंसर इज ए, कंसाइनी। वेरी 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 गुड, एकदम सही जवाब। द रिस्क ऑफ बैड डेट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसाइनी टू कंसाइनी व्हेन द कंसाइनर पेज डेल क्रेडिटर कमीशन टू द कंसाइनी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। गुड। Which of the following expenses incurred by consignee is added to closing stock? Which of the following expenses incurred by consignee is added to closing stock? वार्म अप, वार्म अप थ्योरी इज अ वार्म अप जो आपको आगे प्रैक्टिकल करने में बहुत हेल्प करेगा।
सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, लोकेश सिर्फ ए बोला। लोकेश एक बार चेक करो क्वेश्चन। गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बी फ्रेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा, जो कंसाइनी पे किया है वो फ्रेट भी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा। वेरी गुड। पूजा ने कहा सर कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होता है। सुनिएगा, हमने पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट करते समय, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट करते समय परचेज प्राइस लेंगे, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का खर्चा लेंगे और प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो कॉस्ट उसको लग रहा है गुड्स प्लेटफॉर्म से या डॉक से अपने गोडाउन तक ले जाने के लिए, शॉप तक ले जाने के लिए। जब गुड्स आया ट्रांसपोर्ट से तो वो ट्रांसपोर्ट के पास या रेलवे के पास या डॉक के पास पड़ा होगा, आपको वहां से अपने स्टोर तक लेके आना पड़ेगा, वेयर हाउस तक लेके आना पड़ेगा। ये जो खर्चा गुड्स को सेलेबल कंडीशन, सेलेबल लोकेशन में लाने का लग रहा है, ये हम लोग कॉस्ट में हमेशा इंक्लूड करेंगे। तो कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होगा। सेलिंग एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, जो हमने किसको, कस्टमर को डिलीवरी कराने के लिए कैरेज पे किया, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सिर्फ एक डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है फ्रेट, वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ध्यान रखना, अलग अलग वर्ड आ सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉन सेलिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉन सेलिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ये हम लोग ऐड करते हैं कंसाइनी के द्वारा किया गया खर्चा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, रेकरिंग एक्सपेंस, ये कभी भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अलग अलग वर्ड्स दिखाई दे सकता है, आपको वर्ड्स का मतलब मालूम हो। धन्यवाद। वेरी गुड लिपि, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9, इफ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट then which of the following expenses will be included while calculating cost of goods lost? If goods are lost in transit, ट्रांजिट में कोई गुड्स का नुकसान हो गया तो कौन से खर्चे इंक्लूड किए जाएंगे एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने में या कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट को कैलकुलेट करने में? ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें सिखाई थी, अब मैंने उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। ये सब मैंने खुद से बनाया आपके लिए ताकि आप ये सारी चीज याद रख पाओ। सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, बस मेरा जो बैकअप फ्रेंड है, बैकअप फ्रेंड वो बी बोल रहा है। बैकअप फ्रेंड एक बार प्लीज क्वेश्चन को वापस रीड कीजिए एंड प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए। बैकअप फ्रेंड, सारे बच्चे सी बोल रहे हैं। वापस, गुड्स ट्रांसिट में लॉस हुआ है। ट्रांसिट मतलब कंसाइनर ने गुड्स खरीद के कंसाइनी को भेज दिया, अब रास्ते में जाते जाते गुड्स का नुकसान हो गया, कंसाइनी को मिला ही नहीं गुड्स। अब जब ये गुड्स का नुकसान होगा, इसके लॉस में अभी तक सिर्फ दो खर्चे लगे हुए हैं, परचेज प्राइस और कंसाइनर का खर्चा। इन गुड्स पर तो अभी कंसाइनी का खर्चा लगा ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ दो खर्चे ऐड होंगे, परचेज प्राइस और कंसाइनर का एक्सपेंस। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर सी। वेरी 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 गुड, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। सारा कॉन्सेप्ट एक बार, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, थोड़ी थोड़ी बातें वापस याद आनी शुरू हो गई। अगर आपको याद आना शुरू हो गया तो अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान से बिना हड़बड़ी किए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के कैलकुलेटर यूज करके, पेन कॉपी यूज करके आंसर निकालना। हड़बड़ी में गलत आंसर दिया तो बहुत झाड़ूंगा।
अगर ट्रांजिट में नहीं होता, कंसाइनी के गोडाउन में नुकसान होता, तो फिर कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक्सपेंस भी गुड्स के लिए लग चुका है। Deepak consigned 100 set of tea to Sudeep at rupees 10,000 each. 5 TVs were damaged in transit due to unavoidable reason, whose price was adjusted in the remaining TVs. The new price of each TV will be. गुड, सारे बच्चे आंसर करें। सौरभ बोल रहा है ए, बाद बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं डी। एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ता हूं। दीपक कंसाइंड 100 सेट ऑफ टीवी at 10,000 each. 5 TVs damaged in transit due to unavoidable reason. Unavoidable reason. हम लोग टीवीज मंगवाते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये जब टीवी आएगा इसमें कुछ ना कुछ टीवीज का नुकसान होगा, मिस हैंडलिंग होगा, और वो हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है, मान रखा है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये अनअवॉइडेबल रीजन, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड whose price was to be adjusted in the remaining TVs. अगर अनअवॉइडेबल लॉस है तो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को हम लोग रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने नॉर्मल लॉस में कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितना है? 10 लाख रुपए। 10,000 इंटू 100 रुपया, 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 100 टीवी में 5 खराब हो गया, बचा कितना? 95 डिवाइडेड बाई 95। द करेक्ट आंसर इज 10,526। वेरी गुड लिपि। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 95, 10,526। आप लोग सभी ने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। वापस एक उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 1000 kg of oranges are consigned to a wholesaler. The cost being 8 per kg, per kg plus 925 of freight. लाने के लिए 925 रुपया फ्रेट लगेगा। It is concluded that a loss of 15% is unavoidable. 15% का नुकसान होना ही है। कॉस्ट पर केजी ऑफ ऑरेंज क्या लेंगे आप अपने लिए कॉस्ट पर केजी क्या मानेंगे? अगर अनअवॉइडेबल रीजन नहीं लिखा होता तो हम लोग 10,000 रुपया ही कॉस्ट लेते, क्योंकि अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरा कॉस्ट वही रह जाता 10,000 रुपए पर टी। लास्ट क्वेश्चन का बच्चा पूछ रहा है सर अगर वो 5 टीवी का एबनॉर्मल लॉस होता तो क्या करते? मैं बोला एबनॉर्मल लॉस होता तो मेरे को अलग से कुछ करना नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस अलग से जाता पीएल में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, मेरी कॉस्ट 10,000 ही रहती, मैं कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता।
गुड पूजा। गुड अरहम। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा सी, कॉस्ट पर केजी सर बढ़ के जो 8 रुपया का कॉस्ट दिख रहा था अब वो बढ़ के 10.5 रुपए हो जाएंगे। एक बार कैलकुलेट करते हैं। 8,000 रुपए का पर इंचेस था, 1000 केजी को 8 रुपया, 8,000, 925 रुपया फ्रेट, तो टोटल कॉस्ट हो गया 8,925, 8,925। अब ये खर्च करके मेरे पास एक्चुअल पता है कितने गुड्स आए, 850 केजी, क्योंकि 1000 में 15% तो नुकसान ही हो जाएगा, तो 850 बचेगा, डिवाइडेड बाई 850। मेरा आंसर होगा 10.5। द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी 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 गुड। वेरी गुड, सारे ही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया सी, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 लास्ट लाइन पढ़ो, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आपसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पूछ रहा है, खुद से कैलकुलेट करो। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन तो होता है वो बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक जैसा ही होता है, परचेज प्राइस, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा, अगर उसके गोडाउन में नुकसान हुआ है तो एकदम सेम तरीका होता है। कैलकुलेट करो। गुड, यही होता है जब आप रिवीजन अच्छे से करके आते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी फास्ट। गुड अरम, गुड पूजा। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन होगा बी, 1100 रुपए। कैसे? क्वेश्चन में बोला लॉस हुआ ट्रांजिट में, ट्रांजिट में अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट में दो खर्चा आएगा, परचेज प्राइस प्लस कंसाइनर का खर्चा। परचेज प्राइस मेरे को दिया है 100 रुपया पर केस, तो 10 यूनिट का नुकसान हुआ, 10 इंटू 100 रुपया, 1000 रुपया तो परचेज प्राइस। कंसाइनर का खर्चा लगा 1000 रुपया, ये 1000 रुपया लगा 100 केसेस के लिए, तो जो 10 केस का नुकसान हुआ उसका प्रोपोर्शनेट खर्चा 10,000 डिवाइडेड बाई 100 केस इंटू 10 केस, ये हो गया 100 रुपया। तो मेरा टोटल केस हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया 1100 रुपया। ये टोटल कॉस्ट 1100 आ गया, पॉइंट नंबर बी। गुड लेजेंड किलर। 1100 will be the cost of abnormal loss. सर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, मीनिंग क्लियर है, कैलकुलेशन समझ में आ गया। मीनिंग एक अनअवॉइडेबल जो होना ही है तो हम लोग उसको उठा के कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, यूनिट्स कम करके, टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम लोग कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा। सर ये समझ में आ गया। एक बार अकाउंटिंग बता दो ना कि आगे का टफ क्वेश्चंस में हम लोग अच्छे से कर लें। अकाउंटिंग नॉर्मल लॉस, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ा के इंक्लूड कर दिया है, नॉर्मल लॉस का अलग से कोई जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग में करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह बनाओगे। बट एबनॉर्मल लॉस आपको ध्यान से कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंट फॉर करना होगा। आपने ट्रेडिंग पीएल बनाना सीखा होगा, क्या करते थे, जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ स्टॉक का, जितना एबनॉर्मल लॉस हुआ आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में या परचेज से लेस करके, या परचेज से लेस या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे। तो हम लोग भी जो ये 1100 का कैलकुलेट किया, 1100 का लॉस, ये हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे कि इतना रुपए का स्टॉक मेरे पास आया तो था बट मैं बेच नहीं पाया, इसको एक बार हटाओ।
अब इसके ऊपर हम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। मान लो इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं मिला, अगर कुछ भी नहीं मिला तो पूरा 1100 का लॉस, ये 1100 का लॉस पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बट मान लो हम लोगों को 200 रुपया मिल गया, तो 200 रुपया मिल गया 1100 में से, तो जो 900 रुपए का नेट लॉस बचा वो पीएल में चला जाए। कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं 1100 क्रेडिट करूंगा पूरा का पूरा, और जो नेट लॉस होगा वो पीएल में चला जाएगा। सर हम लोग बहुत बार देखें 1100 क्रेडिट नहीं करता सर, 900 अलग क्रेडिट करता है, 200 अलग क्रेडिट करता है, वो भी कर सकते हो, अमाउंट 1100 आएगा। सर वो लोग लिखता है बाई इंश्योरेंस क्लेम 200 रुपया और बाई पीएल 900 रुपया, तो टोटल 1100 रुपया हटा दिया ना कंसाइनमेंट अकाउंट से। आपको ये 1100 कंसाइनमेंट अकाउंट से हटाना पड़ेगा। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और फिर नेट लॉस पीएल अकाउंट में डेबिट किया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के केस में जब अकाउंट बनाने आएगा उस केस में आपको इसको ध्यान रखना है। टीएमए में प्रॉफिट निकालने पूछेगा, एबनॉर्मल लॉस दे देगा तो ध्यान रखना है। टीए में आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दे दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है तो ध्यान रखना है। नॉर्मल लॉस नो एंट्री, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और नेट लॉस पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और हम अगर सैल्वेज वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं हम आपको देके जाएंगे, आपके पास रख के जाएंगे, तो वो सैल्वेज वैल्यू भी हम लोग लेस कर देते हैं क्योंकि वो नुकसान कम कर देगा। बट अगर सैल्वेज इंश्योरेंस कंपनी खुद लेके जा रहा है, बोल रहा है हम आपको नहीं देंगे, हम जाके बेचेंगे, तो फिर वो लेस नहीं होगा। आपको चेक करना है वो जो बचा कुचा गुड्स है वो आपको देके गया कि नहीं गया। अगर देके गया तो हमारा नेट लॉस कम हो जाएगा, नहीं देके गया तो हमारा नेट लॉस उतना ही रहे। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन 13 आपको करना है अच्छे से पढ़ के। ये मैंने थ्योरेटिकली समझा दिया, अब आपको प्रैक्टिकली करना है ये क्वेश्चन। रिवीजन करते रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम कभी भी हो सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ स्टॉक है, जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोल। कौन सा खर्चा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में? गुड मॉर्निंग पारस पोद्दार। सारे बच्चे बोल रहे हैं सी 1800, सारे बच्चे बोल रहे हैं सी 1800। पढ़ता हूं क्वेश्चन को। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर ऑन सेंडिंग द गुड्स टू कंसाइनी इज 1000 रुपया फॉर इंश्योरेंस, 1500 फ्रेट, 500 पैकिंग। कंसाइनर 3 खर्चा लगाया और कंसाइनी को गुड्स भेजा। कंसाइनर का खर्चा हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा। While expenses incurred by consignee on behalf of consignment are 800 ऑन ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय फ्रेट का पार्ट होता है, वो जो गुड्स लेके जाएगा क्लियर करवाएगा उसके लिए लगेगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंक्लूड होगा। 600 फॉर गोडाउन चार्ज, ये गुड्स को रखने का खर्चा है, ये इंक्लूड नहीं होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 1200 सेलिंग एक्सपेंस, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 600 गोडाउन चार्ज इंक्लूड नहीं होगा, 1200 सेलिंग एक्सपेंस नहीं होगा, टोटल 1800 रुपया हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। वेरी गुड, 1800 विल बी एक्सक्लूडेड। वेरी गुड शिप्रा, दे आर recurring expenses, they will not be included in valuation of inventory. वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होगा, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया। आगे क्वेश्चन 14, ये आप कर सकते हैं, खुद ट्राई करेंगे।
लेजेंड किलर ऑक्ट्रॉय क्या होता है? नॉर्मली ऑक्ट्रॉय का अगर आपको बताऊं रियल मतलब, एंट्री टैक्स आपने वर्ड सुना होगा। जब आप स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हो गुड्स को लेकर, तो एक स्टेट दूसरा स्टेट में आपको एक लेवी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम लोग ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स वगैरह बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट अ कॉस्ट टू क्लियर द गुड्स, क्लियरिंग चार्जेस बोल सकते हो आप। ये फ्रेट का पार्ट है, क्लियरिंग चार्जेस का पार्ट है। इसको हम लोग हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। ऑप्शन ए लॉक कर दूं? ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन ए होगा, पढ़ लेते हैं। ए ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 500 बॉक्सेस टू बी ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 100 ईच। 500 बॉक्स भेजा, हर बॉक्स का कॉस्ट 200 रुपये। कंसाइनर का खर्चा लगा 5000। 1/5 ऑफ द बॉक्सेस वेर स्टिल इन ट्रांजिट। 1/5 ऑफ द बॉक्सेस, 500 का 1/5 यानी 100 बॉक्स अभी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, अभी तक मिला नहीं। हमसे पूछ रहा है गुड्स जो ट्रांजिट में है उसका वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले ट्रांजिट में परचेज प्राइस, जो गुड्स भेजा उसका परचेज प्राइस 100 इंटू ₹200, 20,000। अब ये गुड्स ट्रांजिट में है, मतलब कंसाइनर का खर्चा ऑलरेडी लग चुका है। तो 5,000 रुपया जो 500 यूनिट का लगा था, उसमें 100 यूनिट का खर्चा कितना है? 1,000। सॉरी, 5,000 बाई 500, हाँ 1,000। तो टोटल हो गया 21,000। ये 21,000 हो गया मेरे गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू। ये 21,000 हो गया मेरे गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू। वेरी गुड एवरीवन। प्रतीक, पूजा, विनीत एंड अरहम। अरहम ने, प्रतीक, पूजा, विनीत, वेरी गुड। अरहम पहले ही बोल चुका था, वेरी गुड। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, इट इज गुड्स इन ट्रांजिट का आप लोग क्या करोगे जब आप कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग करोगे? ये जो गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको कैसे शो किया जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है अकाउंटिंग एंगल, क्योंकि सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। अमित सर, मनीष वेरी गुड, अरहम वेरी गुड। मनीष अरम बोल रहे हैं सर ये कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे। ये गुड्स इन ट्रांजिट जो है ना, ये अभी भी गुड्स है जो ट्रांजिट में पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं। पहुंचा नहीं मतलब अभी तक बिका नहीं होगा, तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। ये जो 21,000 का वैल्यू आया, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को दो पार्ट में दिखा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट। 21,000 रुपया का ट्रांजिट वाला क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों की बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, बड़ा क्वेश्चन है। पहले लास्ट लाइन पढ़ो, क्या चाहिए? बोल रहा है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकालो। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट निकालने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो छोटा सा, फटाफट लिखना शुरू करो और आंसर निकाल के दो। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट।
पायल का आंसर आ रहा है बी 40,000। बाद बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं ए। गुड पूजा, गुड रितिका। चलिए चेक करते हैं। मैं एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना ही लूं ना छोटा सा। सबसे पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये इस बिजनेस का परचेज है, परचेज खर्चा है, डेबिट साइड। फिर कंसाइनर का खर्चा 5,000 डेबिट साइड। कंसाइनी का खर्चा 2,000, ये भी खर्चा डेबिट साइड। सेल्स इनकम है क्रेडिट साइड। 1,00,000 और 1,10,000। फिर कंसाइनमेंट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 40,000 क्रेडिट साइड। ऑर्डिनरी कमीशन 3,000, डेल क्रेडिटर कमीशन 2,000। क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन दिया बैड डेट नहीं आएगा, बैड डेट अब मेरा लॉस नहीं है तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा माइनस करके। 2,50,000 माइनस 2,05,000, 38,000 इज द आंसर। 38,000 इज द आंसर। वेरी 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 गुड, सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया। हमेशा सीएमए फाउंडेशन ऐसे बनाओगे आप, कभी गलती नहीं होगा। गुड, 38, वेरी गुड, इंप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। इनवॉइस वैल्यू, अभी तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट का कैलकुलेशन, स्टॉक वैल्यूएशन, गुड्स इन ट्रांजिट, छोटे छोटी बात कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ गए, इनवॉइस वैल्यू। कोई बात नहीं पायल, देखिए कहां गलती की। आज राघव खेतावत नहीं आया, कल गोवा जा रहा था, रास्ते में पकड़े, कान पकड़ के वापस भेज दिए घर। क्या बोले उसको? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा सी 1,00,000। वेरी गुड। X sent out certain goods to Y of Delhi. 1/8 of the goods were lost in transit. Invoice value of goods lost 12,500। बोलो ना, अगर 1/8 पोर्शन का वैल्यू 12,500 है तो टोटल यानी 1 पोर्शन का वैल्यू कितना होगा? बोल रहा है वही इनवॉइस वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स कितना था। तो अगर 1 पोर्शन का आंसर निकालना है तो 12,500 इंटू 8। द करेक्ट आंसर इज रुपीज 1,00,000। 1,00,000 का गुड्स हमने भेजा, 1/8 का नुकसान हो गया 12,500 का। तो करेक्ट आंसर इज सी 1,00,000। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। X of Kolkata sent out 2,000 boxes costing 100 each.
with an instruction that sales are to be made at cost plus 45%. Okay, cost plus 45% पे बेचना है. X draws a bill on Y for an amount equivalent to 60% of sales value. जितना भी सेल्स वैल्यू होगा उसका 60% का एक बिल ड्रॉ हुआ. बोल रहा है बिल का अमाउंट बताओ. पहले सेल्स वैल्यू निकाल लो, फिर उसका 60% कर दो. वेरी गुड, वेरी गुड. सारे बच्चे बोल रहे हैं सर करेक्ट आंसर होगा बी. द करेक्ट आंसर इज बी. 2 लाख रुपए का गुड्स है, इसको बेचना कितने पे है? कॉस्ट प्लस 45%. तो 2 लाख के ऊपर प्लस 45%, 2 लाख प्लस 45%, 290. इसका 60% का बिल ड्रॉ किया तो इंटू 60%, 1,74,000 इज द अमाउंट ऑफ बिल. वेरी 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 गुड, वेरी गुड एवरीवन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से ध्यान से. क्वेश्चन 18. सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन होगा सी, 6 लाख एंड 1,20,000. पढ़ते हैं. गुड्स कॉस्टिंग 4,80,000. कॉस्टिंग कॉस्ट है ये. वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 125% ऑफ कॉस्ट. जो कॉस्ट होगा उसका 125% इनवॉइस वैल्यू होगा. तो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा 4,80,000 का 125%. अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 6 लाख. अब 480 कॉस्ट है, 6 लाख है इनवॉइस वैल्यू. तो लोडिंग यानी जो प्रॉफिट हमने ऐड किया वो कितना है? 480 और 6 लाख का डिफरेंस, दैट इज 1,20,000. द करेक्ट आंसर इज सी, 6 लाख एंड 1,20,000. करेक्ट आंसर इज सी, 6 लाख एंड 1,20,000. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे इसको कैसे शो करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको कैसे शो करोगे आप बताओ. गुड राम. गुड सेंड किया इनवॉइस वैल्यू पे. हम लोगों ने सीखा था अगर इनवॉइस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस वैल्यू पर ही बनाएंगे, बस लोडिंग एलिमिनेशन करेंगे ऑपोजिट साइड. तो जो गुड सेंड हुआ उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा 6 लाख, और इसके अंदर जो बेकार प्रॉफिट है उसको मैं क्रेडिट साइड में एलिमिनेट कर दूंगा 120. तो डेबिट साइड 6 लाख एंड क्रेडिट साइड 120. कृषि उल्टा बोल रहा है, कृषि उल्टा बोल दिया.
गुड, एवरीवन वेरी गुड। 6 लाख ऑन दी डेबिट साइड, 120 ऑन दी क्रेडिट साइड, नेट में 480 डेबिट साइड जो कॉस्ट है। वेरी गुड। ये सब छोटी छोटी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको अकाउंट बनाना पड़े तो ये चीज आपको याद रहे। क्वेश्चन 19, कोई बात नहीं कृषि। ओके मनीष, लोडिंग का अमाउंट पूछ रहा है, लोडिंग का प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो पूछ रहा है। फंस गया गया ना, इजी पे फंस गया, ओ ओ फंसने दे। यस सिद्धार्थ, करेक्ट, ये भी कर सकते हैं आप। पहले सारे बच्चों ने बोला सर ए 24,000, फिर बच्चों का आंसर चेंज होके आना शुरू हुआ सर 30,000। पूजा इतना घुमा घुमा के क्यों करते हो, सिंपल कर लो ना। लोडिंग पूछ रहा है हमसे, 1,20,000 कॉस्ट है, कॉस्ट वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। These goods are invoiced to give a gross margin of 20% on invoice price। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 20% ऑफ सेल्स है, जबकि 1,20,000 कॉस्ट है। अगर 1/5 ऑन सेल्स है, 1/5 ऑन सेल्स, और अगर मेरे को इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो लोडिंग का अमाउंट होगा 120 इंटू 1/4, सॉरी 120 इंटू 1/4, और ये होगा 30,000। द करेक्ट आंसर इज बी एंड नॉट ए। प्रॉफिट दिया हुआ 20% ऑफ कॉस्ट नहीं, 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, बट वैल्यू दिया हुआ है कॉस्ट का, तो आपको ध्यान से उसको एडजस्ट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखो, परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखो। डन। पहला क्वेश्चन जिसमें आप लोग फंसे आज, और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हड़बड़ी में फंस गए, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस भी करूंगा अभी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। सिद्धार्थ 20/120 इज रॉन्ग। 20% of invoice price. If invoice price is 20, profit 100, profit is 20, then the cost will be 80, not 120. It will be 20/80.
पढ़ाई जोर तोड़ से चालू कर दीजिए। मेरे को सुनने में आया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम ले सकते हैं, बस ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह अच्छे से इंस्टीट्यूट को डेवलप करने चाहिए टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई करते रहिएगा, एग्जाम्स होंगे। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ए 1 लाख। क्वेश्चन पढ़ता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रहीम ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट 1000 बॉक्सेस टू राम ऑफ दिल्ली costing rupees 100 each at an invoice price of 120. Goods sent on consignment to be credited in general trading account will be। पहले इस चीज का मतलब समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। कंसाइनर का एक मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस। दूसरा कंसाइनमेंट बिजनेस है। कंसाइनर क्या करता है, अपने मेन बिजनेस से गुड्स सेंड करता है कंसाइनमेंट बिजनेस में। बार बार ऐसा थोड़ी अलग अलग गुड्स खरीदता है कि कंसाइनमेंट के लिए ये खरीदेंगे, अपने यहाँ ये बेचेंगे। वो जो गुड्स बनाता है या जो गुड्स में ट्रेड करता है, उसी गुड्स का एक पार्ट कंसाइनमेंट बिजनेस में ट्रांसफर करता है। मान लो 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स उसने खरीदा था मेन बिजनेस में, उसमें से 1,000 यूनिट्स ट्रांसफर किया, 1,000 यूनिट्स ट्रांसफर किया। जब तुम मेन बिजनेस का परचेज देखोगे ना, मेन बिजनेस में, वहां पे तुमको 10,000 का परचेज दिखाई देगा, और सेल कभी 10,000 का दिखाई दे नहीं सकता, क्योंकि 1,000 तो कंसाइनमेंट में बिक रहा है। सेल हो सकता है तुमको 9,000 का दिखे। हमने हमेशा सीखा है, अगर गुड्स यूज हो रहा है फॉर एनीथिंग अदर देन सेल, तो हम लोग उन गुड्स को परचेज से एलिमिनेट कर देंगे, सो दैट मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा सके। जैसे गुड्स टेकन एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन एज ड्राइंग, हम लोग परचेज से माइनस कर देते हैं। तो जो ये 1,000 यूनिट्स कंसाइनमेंट में दिया जा रहा है ना, जब मैं अपने मेन बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, कंसाइनमेंट में 1,000 यूनिट का हिसाब हो जाएगा। मेन बिजनेस के ट्रेडिंग में 10,000 यूनिट का हिसाब नहीं होगा, 9,000 का हिसाब होगा। तो 10,000 से मैं 1,000 माइनस कर दूंगा। आप चाहो परचेज से माइनस करो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओ, दोनों बात सेम है। तो मैं बोलता हूं, जो गुड्स हमने कंसाइनमेंट बिजनेस में ट्रांसफर किया है, वो मेन बिजनेस की परचेज से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनमेंट का पीएल अलग बनेगा 1,000 यूनिट्स का, तो मेन बिजनेस का ट्रेडिंग अब 9,000 यूनिट्स का ही बनेगा, 10,000 का वो बन नहीं सकता। क्वेश्चन बोल रहा है कितना गुड्स जो हमने कंसाइनमेंट में भेजा है, वो हम लोग जनरल ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट करेंगे या परचेज से लेस करेंगे। मैं बोलूंगा 1,000 बॉक्सेस आपने भेजा, 1,000 बॉक्सेस, उसका कॉस्ट है 100 रुपया, परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, तो 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100, 1,00,000 रुपए मैं अपने परचेज से लेस करूंगा मेन बिजनेस में, या क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। द करेक्ट आंसर इज 1,00,000। सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है, अकाउंटिंग में अगर आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने दे दिया, तो वहां पे एक आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट, जो गुड्स आपने भेजा, और ये गुड जो कंसाइनमेंट गुड्स है, ये हमको परचेज से एडजस्ट करना है, तो हम लोग लिखते हैं टू परचेज या टू ट्रेडिंग अकाउंट। वो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद करते समय याद रखना है कि उसका जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग परचेज से एडजस्ट कर देंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि सर वो जीएसओसी को परचेज में क्यों क्लोज कर रहे हैं आप। मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, उसको मेन बिजनेस की परचेज से एडजस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर मेरे को स्टॉक कम करना है। अगर मैं वहां 10,000 दिखा दूंगा, यहां 1,000, तो 11,000 का स्टॉक हो जाएगा, जबकि स्टॉक सिर्फ 10,000 ही था। उस 10 के अंदर से 1,000 ट्रांसफर किया था कंसाइनी को। सारे बच्चों को क्लियर है क्या? एक बार हाँ लिख दो तो। सारे बच्चों को क्लियर है क्या? सर एक बार जीएसओसी अकाउंट दिखाओ ना, कैसा दिखेगा, देख लो। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, क्योंकि सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे को दिखाना है। जीएसओसी पहले बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में लिखा था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1,20। फिर लोडिंग हटाया था ऑपोजिट साइड, तो यहां पे टू कंसाइनमेंट, लोडिंग हटा रहा हूं,
हाँ, टू कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया 20,000, तो नेट बचा 1,00,000। ये मैं टू परचेज, ये मैं कर देता हूं टू परचेज या टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो डिफरेंस है 1,00,000 में वहां एडजस्ट कर दूंगा, तो 1,00,000 का एडजस्टमेंट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट में। वेरी गुड, आगे चलता हूं। सबको क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब बस खत्म होने वाला है सेशन। नेट लॉस, नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लो हो गए, गुड रितिका। हमको नेट लॉस पूछा है। अब क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू के ऊपर भी कुछ दिया है, कॉस्ट प्लस 25% पे सेंड किया है। जब मेरे को लॉस कैलकुलेट करना है कि मेरा गुड्स का नुकसान कितना हुआ, अकाउंटिंग में भला ही इनवॉइस वैल्यू रेलिवेंट हो, बट कैलकुलेशन तो मेरे को किस पर करना है, कॉस्ट पे करना है। फाइनली नुकसान तो जो मैंने जितने दाम पर खरीदा था वो मेरा नुकसान हो जाएगा जब गुड्स लॉस होगा। तो मेरे को कैलकुलेट करना है ये गुड्स का कॉस्ट कितना था और इंश्योरेंस क्लेम माइनस करने के बाद नुकसान कितना हुआ। आइए, 3,00,000 रुपए का कॉस्ट था, परचेस प्राइस 3,00,000 का परचेस प्राइस था, 1/10 लॉस्ट हो गया 30,000। 5,000 कंसाइनर का एक्सपेंस है, ये भी आएगा 1/10 500, तो टोटल कॉस्ट है 30,500। इसमें से 3,000 क्लेम आपको मिल गया, तो नेट लॉस जो पीएल में जाएगा वो है 27,500। पीएल में जाएगा नेट लॉस 27,500। द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड, एकदम सिंपल था मनीष ये। कोई बच्चा मेरे को बताए इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रेजेंट कैसे करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रेजेंट कैसे करोगे, ध्यान से, कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रेजेंट कैसे करोगे।
पीएमए वाले बोलेंगे सर हमारे लिए जरूरी थोड़ी अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखाना, पूछ ही लेगा बताओ कितना क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो तुम गलती कर आ जाओगे फिर। बच्चे बोल रहे हैं सर 30,500 क्रेडिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। बच्चे आप यही तो गलत हो जाते हो। अकाउंट जब बनेगा वो तो इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू है। तो अकाउंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है, इनवॉइस वैल्यू बना के लोडिंग हटाना पड़ेगा आपको। आप 30,500 क्रेडिट नहीं कर सकते। सर क्या हो गया ये, देखो क्या हो गया। क्रेडिट साइड में आ जाएगा 38,000 और इसका लोडिंग एलिमिनेट हो जाएगा 7,500, यानी ये जो 30,000 के ऊपर 7,500 का प्रॉफिट है, नेट में 30,500 का इफेक्ट होगा। बट वो इफेक्ट समझाना पड़ेगा आपको, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर क्रेडिट 30,500 होगा। क्रेडिट होगा 38,000 और 7,500 का लोडिंग एलिमिनेट होगा। सर लोडिंग 7,500 कैसे आया? अरे ये 30,000 का गुड्स था, 25% का लोडिंग, 30,000 का गुड्स, उसके ऊपर 25% का लोडिंग, 7,500 का लोडिंग है। यस शिप्रा। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पर। इनवॉइस वैल्यू पे बनाना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, तो क्रेडिट इनवॉइस वैल्यू पे होगा, ऑपोजिट साइड में लोडिंग एलिमिनेट होगा। क्लियर है सबको? मैं इसीलिए पूछता हूं क्योंकि मेरे को पता है आप गलती करके आ जाएंगे, यही चीज है। और इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता जब आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि क्या चीज क्वेश्चन में आएगा और कैसे आपको करना है। कंसाइनमेंट चैप्टर में, जॉइंट वेंचर चैप्टर में मैक्सिमम जो बच्चे गलती करते हैं, कैलकुलेशन सबका राइट होता है, कॉन्सेप्ट सबका राइट होता है, अकाउंटिंग में प्लेस गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आपका फेवरेट टॉपिक है, अच्छे से करना, आंसर निकालना है। कमीशन का कैलकुलेशन आ गया, अब इनवॉइस वैल्यू खत्म, लोडिंग खत्म, उसमें एबनॉर्मल लॉस वगैरह का कैलकुलेशन खत्म। अब आ गए हम लोग कमीशन में। हाँ वो 30, स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड दिखा देंगे। करेक्ट मनीष, करेक्ट। कमीशन कैलकुलेशन आपका फेवरेट टॉपिक, सबसे मजा आता था आपको क्लास में इसमें।
गुड अरहम। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा ए। एक बार चेक कर लेता हूं। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स 2 लाख। इनवॉइस वैल्यू बता दिया 2 लाख। 4/5 ऑफ देयर गुड्स वेर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। 4/5 गुड्स बेचा, पूरा नहीं बिका, 4/5 बिका। कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, 2% इनवॉइस वैल्यू तक, उसके ऊपर 10%। अब अपने को चेक करना होगा कितना इनवॉइस वैल्यू और कितना एक्स्ट्रा है। 2 लाख इनवॉइस वैल्यू है टोटल गुड्स का। 4/5 गुड्स सेल हुआ, 4/5 हो गया 1,60,000। 1,60,000 का गुड्स हमने बेचा 176 में, तो 16,000 एक्स्ट्रा हो गया। 16,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब बोला क्या, इसके ऊपर 2% और इसके ऊपर 10%। ये हो गया 3200, ये हो गया 1600। 3200 प्लस 1600, करेक्ट आंसर इज 4800। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 3200 1600। वेरी गुड रितिका शिप्रा। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन था। ये ओवरराइडिंग कमीशन, ऑर्डिनरी प्लस ओवरराइडिंग, एक्स्ट्रा पे बेचोगे एक्स्ट्रा कमीशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 23, बहुत ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन। कमीशन, वापस कमीशन। दो बच्चों का आंसर आया 3660। ओके, अब आना शुरू हुआ। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा बी 3660। अभी तक शायद मुकुल का सारा आंसर राइट है, कृषि भी सारा राइट दिया, रितिका का भी परफॉर्मेंस आज बहुत बढ़िया, अरहम का परफॉर्मेंस भी वेरी गुड। पूजा का भी परफॉर्मेंस गुड, अच्छा परफॉर्मेंस। कंटिन्यूअसली आपने आंसर्स भी दिए और उनका लॉजिक भी क्लियर किया, गुड। लिपि वेरी गुड, संगीता वेरी गुड, गौरव वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा बी 3660। द करेक्ट आंसर इज बी 3660। पढ़ लेता हूं, कोई बात नहीं मुकुल। अ कंसाइनी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 मतलब सेल 60,000। आउट ऑफ टोटल सेल 30% वॉज क्रेडिट सेल। 60,000 में 30% क्रेडिट सेल।
एज पर अग्रीमेंट कंसाइनी विल गेट 5% ऑर्डिनरी कमीशन। जब किसका ऑर्डिनरी कमीशन है, कुछ नहीं बोला, जब कुछ नहीं बोलता हम लोग बोलते हैं टोटल सेल्स का। तो 60,000 का 5% 3,000। 2% डेल क्रेडर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल के ऊपर 2%, क्रेडिट सेल 30% था, तो 60,000 का 30% 18,000, इसका 2% 360। फिर बोला 3% ओवर राइडिंग कमीशन ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर अगर बेचा है तो 3% एक्स्ट्रा कमीशन, तो 10,000 का प्रॉफिट बोला ही है क्वेश्चन, इंटू 3%। 3660। वेरी गुड रितिका। डन। क्वेश्चन 24, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्लास में भी तुम लोगों को डिफिकल्टी हुआ था जब फर्स्ट टाइम रीड किया था। गौरव, अगर क्रेडिट सेल मेंशन नहीं होगा तो मैं कोई भी कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पर कैलकुलेट करूंगा, चाहे ऑर्डिनरी चाहे डेल क्रेडर, तो वो टोटल पे कैलकुलेट होगा। फटाफट खत्म होने वाला है सेशन। आज बहुत फास्ट हो गया, आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से दिए। ओहो। कल नवनीत सर का मैथ्स का मैराथन 11 बजे, 11 AM मैथ्स मैराथन टुमारो, बी रेडी। थोड़ा बहुत रिवाइज करके आना, तब मजा आता है मैराथन में। भैया बताते जाएगा, तुम सुनते जाओगे, क्लियर होते जाएगा। और मेरा जॉइंट वेंचर परसों रहेगा। जॉइंट वेंचर सीए स्टूडेंट्स को नहीं करना है, सिर्फ सीएमए बच्चों को करना है। आंसर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मौन सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मेरी बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तुमको सेम। मुकुल चाचा का आंसर आ गया ए।
नहीं आए तो आए। चलिए मैं डिस्कस करता हूं, आप लोग इतने शांत हो गए, मैं डिस्कस करता हूं। सब लोग एकदम कुछ भी करना बंद कर दो और मेरी बात सुनो सिर्फ। दिनेश का भी आंसर आ गया ए, विनीत का भी आया ए। चलो मैं डिस्कस करता हूं। एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू वाई ऑफ दिल्ली। 1 लाख का गुड्स भेजा। 3/5 ऑफ द गुड्स, 3/5 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड बाई कंसाइनी फॉर 70,000। अगर मैं बोलूं 1 लाख का 3/5 कितना, 1 लाख का 3/5 हो गया 60,000। 60,000 का गुड्स उसने बेच दिया 70,000 में। ठीक है, अच्छी बात है। कमीशन 2% ऑन सेल्स, ये ऑर्डिनरी कमीशन 2% ऑन सेल्स, तो पहला आ गया 2% ऑफ 70,000। गुड लिपि, गुड अभी, ये 1400 पहला कमीशन। आगे क्या बोला, प्लस प्लस 20% ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस। मतलब वो बोल रहा है 20% और मिलेगा, किसका, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स है 70,000 लेस ऑल कमीशन, लेस ऑल कमीशन, ऑल कमीशन मतलब टोटल कमीशन। बट मेरे पास सिर्फ एक कमीशन है, दूसरा वाला कमीशन है ही नहीं। यानी दूसरा वाला जो कमीशन कैलकुलेट होगा ना, वो उस अमाउंट पे होगा जो आफ्टर चार्जिंग दैट कमीशन है। मेरे को बोला ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन, ऑल कमीशन में 1400 का कमीशन मेरे पास है, बट ये जो सेकेंड पार्ट वाला कमीशन कितना आएगा ये मेरे को नहीं पता। मेरे को ये कमीशन माइनस करने के बाद 20% कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कॉन्सेप्ट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कॉन्सेप्ट। और जब भी आफ्टर चार्जिंग होता था, पता है आप क्या करते थे, 20/120। जब भी आफ्टर चार्जिंग होता था आप करते थे 20/120। तो ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस। एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस मतलब ये जितना ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस था गुड्स का 60,000 माइनस 60,000। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 70,000 माइनस 1400 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 6, 1433, टोटल आ गया 2833। एकदम नॉर्मल। ग्रॉस सेल्स 70,000 लेस ऑल कमीशन। अब ऑल कमीशन का दो पार्ट है, ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग मेरे को पता नहीं है, ऑर्डिनरी 14 है, मैंने उसको लेस कर दिया। एज एक्सीड द कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट से कितना ज्यादा है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस भी माइनस कर दिया 60,000। अब क्योंकि मेरे को ओवरराइडिंग कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर कैलकुलेट करना था, तो ये हो गया आफ्टर चार्जिंग का केस, इसीलिए मैंने कर दिया 20/120। बोला है लेस ऑल कमीशन, सारा कमीशन माइनस करो। अब सारा कमीशन में दो पार्ट है, ऑर्डिनरी, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग को माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उस पर मिलेगा, क्योंकि ओवरराइडिंग खुद माइनस होने के बाद मिलेगा, तो ये आफ्टर चार्जिंग का क्वेश्चन हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं सिखा सकता हूं। क्या तरीका है सर, इधर आओ, थोड़ा सा एल्जेब्रा करते हैं हम लोग, जो नवनीत सर आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी। मान लो ओवरराइडिंग कमीशन x रुपीज है, x रुपीज। अब ये कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स माइनस ऑल कमीशन, एक 1400 का, एक x, एज एक्सीड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, एज एक्सीड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। अब इससे आप x कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, x इक्वल टू 70,000 माइनस 1400 माइनस 60,000, 8600 का 20%, 8600 का 20% और माइनस 20% ऑफ x।
अब x अगर निकालूं तो ये आ जाएगा 1.2x, इधर आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 1720। तो x का वैल्यू कितना होगा 1720 बाई 1.2, 1720 बाई 1.2, ये आ गया 1433, ये आ गया 1433। आप x से भी कैलकुलेट कर सकते हो 1433। जिनको थोड़ा सा वो आफ्टर चार्जिंग पचता नहीं है, वो ये x का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि सारा कमीशन माइनस कर दो, x माइनस कर दो, फिर कैलकुलेट कर लो। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ये दूसरा वाला तरीका भी आप सीख सकते हो, x लेके करना। इंस्टीट्यूट की मैथ में ऐसे ही किया हुआ रहता है। %20 of sales less all commission as exceeds cost price minus cost price। आगे चलूं, बता दो 60,000 माइनस क्यों हो रहा है? बोल रहा है ये वैल्यू जितना कॉस्ट प्राइस को एक्सीड करेगा। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,00,000 का 3/5 60,000। अगर मैं बोलूं ये कितना 60,000 से ज्यादा है, तो मेरे को वो कैलकुलेट करने के लिए 60 माइनस करना पड़ेगा, फिर मेरे को मिलेगा कितना एक्सेस है। उस एक्सेस के ऊपर 20%। प्रतीक, ये x हो गया ओवरराइडिंग कमीशन, इसको कैलकुलेट करना है। क्या बोला? 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स कितना? 70,000 लेस ऑल कमीशन। दो कमीशन है, एक 1400 हो गया और दूसरा x कैलकुलेट करना है मेरे को, एज एक्सीड्स कॉस्ट प्राइस विच इज 60,000। तो इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 1433। मनीष और प्रतीक क्लियर है आपको? इसका आप फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। आगे चलूं? सॉरी, ये सी दिखा रहा है, सी नहीं होगा, ए होगा। ऑप्शन वो गलत वो हो गया। करेक्ट आंसर इज ए नॉट सी। करेक्ट आंसर इज ए नॉट सी। मैंने कैलकुलेट कर दिया है, तो ए होगा आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन 25 आपको करना है। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही तोड़ टाइप का क्वेश्चन है। हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, सारी चीजें डिस्कस कर ली ऑलमोस्ट। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, वो मेरे रिवीजन वीडियो जरूर देखे। रिवीजन वीडियो मेरा लंबा होता है, 1-2 घंटे का वीडियो होता है, बट मैं सब चीजें कवर करता हूं इंस्टीट्यूट मैथ की। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, क्लास में हमने मेरी मैथ कवर की, सारे आरटीपीज वगैरह उसमें ऑलरेडी कवर्ड थे। फिर हमने रिवीजन में मैथ कवर कर ली। अब हम लोग रिवीजन में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके वापस रिवाइज कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत, और आप लोगों ने ऑलरेडी 7 टेस्ट दे चुके हैं, 6 टेस्ट हो गया, 7th बाकी है, आने वाला है। कुछ करने का जरूरत नहीं है, अब सिर्फ कंसंट्रेट करो, जो सीखा है वो भूलना नहीं है, उसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना।
रेगुलर थोड़ा थोड़ा देर प्रैक्टिस करो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। इससे क्या होता है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस हो जाता है आपका। मुकुल भाई, आई वॉन्ट यू टू आंसर। मुकुल, रितिका एंड एवरीवन, बस उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज इशू है ये। कृषि, आंसर देने के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना होगा, तब आप पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर गुड्स रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न किया है कंसाइनी, उसके लिए कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। मेरा एक ही क्वेश्चन है कृषि, पायल, शिप्रा से। आप लोगों ने जो खर्चे लगे थे कंसाइनर के, जो कंसाइनी का डिलीवरी लेने का खर्चा था, उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया। हम लोग स्टॉक की कॉस्ट में उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे अभी ने और दिनेश ने इंक्लूड किया है। बच्चा लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेर नेवर इजी। अब मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, सर एमसीक्यू भी कोई इजी नहीं था। लोग बोलते थे सीपीटी 7 दिन में पढ़ के निकाल देंगे। लो निकाल लो 7 दिन में। मेरे को बहुत बच्चा लोग बोलता था सर क्या ही है, 7 दिन में निकल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, चैलेंज के साथ अपने सीनियर्स को दे दो जो सीपीटी सीए फाउंडेशन पास हो गए, गलती कर देंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है गलती मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से भी हो सकता है, बट ये बोलना कि हमको सब कुछ आता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड वहीं पे ये चीज काम आता है कि लो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। एवरीवन गेट्स टू लर्न न्यू थिंग रेगुलरली। लर्न करने का आदत रखो हमेशा, नया चीज सीखने का आदत रखो हमेशा। गुड रितिका, रितिका बोल रही है भैया हमको तो आज तक इजी नहीं लगा।
पायल ने अब ए से डी कर दिया, सर 12,500 नहीं होगा, 13,875 होगा। कृषि, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू, यू हैव गिवन आंसर ए। आंसर ए कैसे आया? आई नो दैट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन मैं बनाता हूं तो मेरे को पता है ऑप्शन कैसे निकल के आएंगे। तो ए तुम निकाला 12,500। मेरा क्वेश्चन ये है, तुमने कॉस्ट, वो जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड नहीं किए, क्यों? रितिका, आज तो बिल्कुल गलती नहीं हुआ। सेल्स, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा तो सेल्स कैसे हुआ? कृषि, कंसाइनी ने तो कंसाइनर को रिटर्न कर दिया, सेल का तो कुछ बात ही नहीं था। थोड़ा सा और क्लियर करके बताना क्या बोलना चाहता है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। भैया छोड़िए ना, आप ही समझा दीजिए ना। ठीक है चलो मैं बताता हूं, पहले मैं करेक्ट आंसर बता दूं ताकि उसके बाद मैं अपना डिस्कशन शुरू कर सकूं आपके साथ और आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। द करेक्ट आंसर इज ए 12,500, कृषि, शिप्रा, पायल, पहले आप तीनों ही राइट थे, 12,500, बट मैं खोज रहा था कॉन्सेप्ट आपसे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो एकदम सिंपल बात लेके चलता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं मैं। अब गुड कृषि, थोड़े से तुम वहां तक आ गए, बट जो मैं पूछना चाहता था वहां तक थोड़ा सा बाकी है, मैं समझा देता हूं, सुन ले, बट वेरी गुड। मैं एक बार इनवॉइस प्राइस को हटा रहा हूं, इनवॉइस प्राइस को हटा रहा हूं, ठीक है, एकदम नॉर्मल बात करता हूं। मैंने 1,00,000 रुपए का गुड्स कंसाइनी को भेजा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1,00,000 रुपए का गुड्स कंसाइनी को भेजा। कंसाइनी ने इसमें से 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, 10,000 का गुड्स। अब ये जो 10,000 है ये कैसे निकलता है पहले बात करना है हमको, यही हम लोग को इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अब इसके ऊपर जब कंसाइनर भेजा होगा, कंसाइनर कुछ खर्चा किया होगा खुद, जो हमारे क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है, ये 1,00,000 एक बार कॉस्ट है, हाँ सॉरी, सॉरी, एक सेकेंड, ये 1,00,000, ये 10,000, कंसाइनर खर्चा किया 5,000, एग्जाम्पल, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस एग्जाम्पल ले रहा हूं 6,000, ये 1,00,000 एक बार मेरे लिए कॉस्ट है, हाँ कॉस्ट। सुनिएगा बात ध्यान से, ये जो 10,000 रिटर्न होता है ना, 10,000 रिटर्न, इस रिटर्न के समय हम लोग सिर्फ परचेज प्राइस की बात करेंगे, परचेज प्राइस की, इसमें हम खर्चे इंक्लूड नहीं करेंगे सर, खर्चे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस में मैं इंक्लूड करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करता हूं, गुड्स रिटर्न में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्यों पता है?
ये जो गुड्स रिटर्न पे खर्चा लगा है ना, खर्चा, इसके अंदर से जो खर्चा लगा है वो खर्चा वेस्ट हो गया जब आपने गुड्स रिटर्न कर दिया। वो खर्चा मैं अगर स्टॉक वैल्यूएशन में इंक्लूड कर दूंगा तो मेरी स्टॉक की वैल्यू फालतू की बढ़ जाएगी, मेरा स्टॉक ओवरस्टेट हो जाएगा। ओवरस्टेट नहीं करने दे सकता मैं। जो आपने स्टॉक पे खर्चा किया था उससे स्टॉक का कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज नहीं हुआ, स्टॉक के बेनिफिट्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आपने गुड्स भेजा, कंसाइनी ने वापस कर दिया, ये जो खर्चा लगा ये तो वेस्ट हो गया हमारे लिए। तो मैं कभी भी उसको उस रिटर्न गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो रिटर्न गुड 10,000 जो आपको दिख रहा है ना, ये 10,000 सिर्फ परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स है। अब कॉस्ट है तो कॉस्ट, इनवॉइस वैल्यू है तो इनवॉइस वैल्यू। मेरे को पहले ये समझाना है रिटर्न गुड्स में कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस, ये इंक्लूड कभी भी नहीं होगा। पहले सारे बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ सर। हम लोग एबनॉर्मल लॉस में इंक्लूड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करते हैं, रिटर्न गुड्स में इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि जो खर्चा लगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है, गुड्स आपने वापस कर दिया, तो वो खर्चा जो है वो मैं उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा, मेरा इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाएगा। ये 10,000 वाला बात समझ में आना जरूरी है। फिर मैं इस क्वेश्चन में आऊंगा। अभी एग्जाम्पल ले रहा था आपके साथ, प्लीज इसको इस क्वेश्चन के फिगर से रिलेट मत करना, ये एग्जाम्पल था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, 80,000 का गुड्स है जो 1 लाख रुपए में सेंड किया, 1 लाख रुपए, कॉस्ट हो गया 80,000, इनवॉइस वैल्यू 1 लाख। जब कंसाइनमेंट अकाउंट बना होगा कैसे दिखाएंगे? डेबिट साइड में 1 लाख, ऑपोजिट साइड में 20,000 का लोडिंग। 10,000 का कॉस्ट का गुड्स रिटर्न कर दिया, 10,000 का कॉस्ट का गुड्स रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट में कितना क्रेडिट करोगे जब गुड्स रिटर्न हुआ? क्योंकि मैं इनवॉइस वैल्यू पर मेंटेन कर रहा हूं, मेरे को इसका इनवॉइस वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले इनवॉइस वैल्यू से अमाउंट क्रेडिट करूंगा, ऑपोजिट साइड में लोडिंग हटेगा। अब 80,000 में से 10,000 का रिटर्न किया तो 1 लाख पे वो वैल्यू कैसे निकलेगा? 10,000 बाई 80,000 इंटू 1 लाख, 10,000 बाई 80,000 इंटू 1 लाख, ये आ गया 12,500, ये आ गया 12,500। तो मैं जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा, मैंने गुड सेंड किया, 1 लाख डेबिट, 20,000 क्रेडिट। जब गुड्स रिटर्न आया 12,500 क्रेडिट और 2,500 उसका लोडिंग डेबिट, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो जब मैं बात करूंगा क्रेडिट कितना होगा, क्रेडिट एक बार होगा 12,500, क्रेडिट होगा 12,500। आपको सिर्फ इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट करना था उस 10,000 के गुड्स का, वही इनवॉइस वैल्यू हम लोग क्रेडिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में कि ये गुड्स हमने वापस भेज दिया। जो एक्सपेंसेस वगैरह दिए थे उसका कोई काम नहीं था, वो बेकार थे। गुड्स रिटर्न में हम लोग एक्सपेंसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसका उस एसेट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्लियर है क्या सबको? क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट। यहां हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गए 25 क्वेश्चंस, और आज सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, कवरिंग द फुल चैप्टर। कोई नहीं दिनेश, वेरी गुड, बट 24 क्वेश्चन भी राइट किए, दैट इज वेरी गुड। रितिका, हाँ रितिका सही है। चलिए
आज के लिए इतना ही। कल मैराथन मैथ्स का 11 बजे, परसों जॉइंट वेंचर का सेशन रहेगा 11 बजे। डन। थैंक यू सो मच। हम एक नहीं दे पाए और एक समझ नहीं आया। ओके कोई बात नहीं शिप्रा, वेरी गुड। आज सारे ही बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, सबने अच्छा आंसर किया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।